नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल हंस चौधरी एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल करंट रिलेटेड टॉपिक है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टॉपिक है, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। क्या है ये टेक्नोलॉजी, इसको जानेंगे। आज का जो लेक्चर है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़े। खुद जो अभी नोबल लॉरिट हैं, जो नोबेल प्राइज विनर्स है केमिस्ट्री में, उनको सुनना पड़ा कि वो उनके पीछे क्या उनका इरादा था इस चीज़ को डेवलप करने के लिए और इसमें अपना रिसर्च करने के लिए। तो काफ़ी मतलब चैलेंज भरा रहा क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी को लेके, लेकिन फाइनली वी डिड इट। काफ़ी सारे रिसर्च के बाद हमने इसको कंप्लीट किया कि क्या है ये, इसको समझने की कोशिश की सो दैट हम आपके लिए ये टेक्नोलॉजी लेके आए, आपको ये समझाएं कि ये क्या है बेसिकली। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने इस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। तो हम कवर करेंगे आज अपना क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी विच इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम टेक्नोलॉजी एंड जनरल साइंस। तो शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले कि ये जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है, बेसिकली क्रिस्पर जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, दिस इज क्रिस्पर। इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्यों होती है मैं इसका भी रीजन दूंगा कि इन्होंने ऐसा ही माउथफुल जो इनका एब्रिविएशन है क्यों रखा, उसके पीछे की भी कहानी है। कैस9 इसमें प्रोटीन होता है और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड तो ये है ही। तो बेसिकली काम किस में आता है, इट इज अ जीन एडिटिंग टूल मेथड। तो जीन्स जो होती हैं हमारे अंदर, जो जीन्स होती हैं डीएनए से, उसको एडिट करने के काम आता है, राइट। तो जीन एडिटिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग स्पेसिफिक चेंजेस और एडिटिंग इन द डीएनए ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म। तो डीएनए में अगर कुछ चेंजेस करना है, जस्ट लाइक कि हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की या हमने वीडियो बनाया, उसमें हम एडिटिंग करते हैं ना चीजों के लिए, कि छटनी जो कहते हैं एडिट करना, कि ये सब हटाओ, ये सब नहीं चाहिए, ये चीजें हटाओ, ताकि उससे जो आपके क्या आप एक्चुअली प्रेजेंट करना चाह रहे हो उसकी क्लैरिटी आए माइंड में। तो एडिटिंग करने से क्लैरिटी रहती है। तो वो चीज हम जीन के साथ भी कर सकते हैं और अगर ये पॉसिबल हो गया और सक्सेसफुल हो गया तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी एक्ट हो जाएगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी। पॉजिटिव वे भी है इसका और इसका नेगेटिव वे भी है, सब पढ़ेंगे आज बिल्कुल बारीकी से इस पे हम पूरे इसका विश्लेषण करेंगे। तो बेसिकली जीन एडिटिंग के लिए ये टेक्नोलॉजी काम आती है। पहले जो जीन एडिटिंग होती थी वो हमें अपने हाथों से करनी पड़ती थी, जिसका कॉस्ट बहुत लगता था। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हो गया कि जो कॉस्ट है जीन एडिटिंग की वो कम हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। हेयर एडिट मीन्स, अब यहाँ पे एडिट का मतलब क्या है, यूज ऑफ एंजाइम टू कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन ऑर्डर टू मेक और रिपेयर द सेल। तो बेसिकली डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट किया जाता है बाय यूजिंग एंजाइम, उसी को हम एडिट कर रहे हैं, एडिट कह रहे हैं। और किस लिए, ताकि जो सेल में कुछ अगर डिसऑर्डर आ चुका है, अननेसेसरी म्यूटेशन हो रहे हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए, सेल ग्रोथ को बढ़िया करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्पर सिंपली फॉलो कट कॉपी पेस्ट मैकेनिज्म। तो ये जो टेक्नोलॉजी है क्या फॉलो करती है, कट कॉपी पेस्ट। मतलब कि हम इसे आगे देखेंगे, वायरस और बैक्टीरिया की लड़ाई में मैं आपको समझाऊंगा कि ये कट कॉपी पेस्ट है क्या। क्रिस्पर का मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। एक टेक्नोलॉजी है फॉर जीन एडिटिंग विच इज डेवलप्ड इन 2012। और अभी हाल ही में खबर आई है, बुधवार की ये खबर है, इमैनुअल शार्पेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर डॉडना ऑफ अमेरिका won the Nobel Prize in Chemistry related to CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। जो इस पे काम कर रहे थे, एसोसिएट होकर, कोलैबोरेट होकर इन्होंने इस पे काम किया और उनको फाइनली नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। नाम याद रखिएगा, उनका एड्रेस भी आप याद रखिएगा, छोटे मोटे एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। इमैनुअल शार्पेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर डॉडना ऑफ अमेरिका got Nobel Prize in which field? In chemistry. Related to what? Related to CRISPR-Cas9 technology. Basically यहाँ पे R मिसिंग है, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। इस नोबेल जो प्राइज इनको मिला है, इसमें खास बात यह है कि ये पहली बार हुआ है कि 2 वुमेन को एक सोल विनर डिक्लेयर किया गया है नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये एक स्टैटिक फैक्ट है, रिलेटेड टू किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है।
तो बेसिकली क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का आपको एक ओवरव्यू पता चल गया है कि ये है क्या, जीन एडिटिंग में मदद करता है, जीन की एडिटिंग की जाती है, कैसे की जाती है, बाय यूजिंग एंजाइम, एक पर्टिकुलर डीएनए के लोकेशंस को कट कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू रिपेयर दैट पोर्शन, राइट। कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, ये पढ़ने से पहले, ये जो पन्ना है इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वायरस और बैक्टीरिया की लड़ाई, और बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है वो भी देखते हैं। बेसिकली ये वायरस है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ये एनिमल वायरस का स्ट्रक्चर है और ये बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर है। बेसिकली बहुत ही खूंखार सा टर्मिनेटर टाइप सा दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर। तो होता क्या है, वायरस और बैक्टीरिया की जब लड़ाई होती है तो जनरली 99% केसेस में वायरस जीत जाता है। क्यों वायरस क्यों जीत जाता है, वायरस इसलिए जीत जाता है क्योंकि जो वायरस है उसको एक होस्ट सेल चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, बिकॉज वो डेड है। वो एक्टिवेट कब होगा, वो एक्टिवेट तब होगा जब उसे एक होस्ट सेल मिलेगा। कोविड-19 के केस में भी यही था, वो उसको एक होस्ट सेल चाहिए था जो आपके अंदर जो प्रोटीन है उसमें आके अपने आप को, वो उसका लॉक खुल जाता था और वो अपने आप को उसमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता था, फिर आपके लंग्स पे अटैक हो जाता था, फिर आपकी सडन डेथ हो जाती थी, राइट। और इसी वजह से एक साइटोकिन स्टॉर्म भी हमने पढ़ा था कोविड-19 के संदर्भ में, कि साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके जो वायरस अंदर एंटर किया तो बॉडी के जो सेल ऑर्डर के सेल जो ग्रोथ है जो वो एकदम बिल्कुल डिसऑर्डर हो गए। तो उससे क्या हो गया, उससे आपको साइटोकिन स्टॉर्म आ गया और आप मर गए, राइट। तो वायरस क्या होता है, इसको एक होस्ट सेल चाहिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसको होस्ट सेल कहां मिलेगा, इसको मिलेगा बैक्टीरिया से। तो जब ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, तो बैक्टीरिया पे अटैक करने के बाद ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे बहुत सारे यहाँ पे वायरस बहुत सारे आ जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में बैक्टीरिया फट जाएगा और ये जो वायरस है ये बहुत सारे उसमें बाहर निकल के आ जाएंगे इससे, बैक्टीरिया से, एंड दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, बैक्टीरिया हार जाता है, लेकिन 1% ऐसा चांस होता है जहां बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर कुछ लड़ाई हो रही है किसी के साथ तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला पिटता ही रहेगा, बस बेशक वो हार जाए लेकिन कुछ मतलब रेजिस्टेंट तो वो भी दिखाएगा। तो बैक्टीरिया भी क्या करता है, ऐसा रेजिस्टेंस दिखाता है अपना, और इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार एक्सेप्शनली वो सर्वाइव कर जाता है। तो जैसे इनकी जो जेनेटिक होती है, जेनेटिक जो इनके कोड्स होते हैं, तो जैसे वायरस ने बैक्टीरिया पे अटैक किया तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो ये जो वायरस है इसका जो जेनेटिक कोड है वो उसकी रेप्लिका बना के अपने आर्काइव में, डीएनए आर्काइव में सेव कर लेता है, ताकि अगर दोबारा फिर कभी वायरस ने अटैक किया तो वो उसका यूज कर सके, और इसी यूज करने की टेक्निक में वो बच जाता है। तो कैसे करता है कि जैसे वायरस ने फिर दोबारा अटैक कर दिया तो वो क्या करेगा कि उसने एक उसकी वायरस की जो डीएनए की कोडिंग है उसका आरएनए बना के अपना उसका रेप्लिका बना के अपने डीएनए में स्टोर कर लिया। अब जब दोबारा वायरस ने अटैक किया तो वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, कि डीएनए की कंपैरिजन करेगा, और जब वो 99% मैच हो जाएगा तो एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, और उस प्रोटीन को कहते हैं Cas9 प्रोटीन, जो कि मदद करता है वायरस से लड़ने में। तो यही पूरा क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी है, और ये पता चलता है वायरस और बैक्टीरिया की लड़ाई से। आगे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आऊं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये होता कैसे है। तो क्या ये सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया तक ही है? नहीं, ये सब में लागू हो सकता है, ये एनिमल्स में भी लागू हो सकता है, प्लांट्स में भी लागू हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब में लागू हो सकता है, तो ये सब में एप्लीकेबल है। तो अब इस चार्ट को हम पढ़ते हैं, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्रिस्पर is a section of DNA and are sections of genetic code containing short repetitions, right? इसी वजह से CRISPR में clustered regularly interspaced short palindromic repetitions होते हैं। तो short repetitions of base sequence followed by spaced DNA segments। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपका DNA है, कुछ ऐसा बनता है, ड्राइंग अगर खराब हो तो माफी चाहूंगा, ऐसा बनता रहता है। तो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना ये रिपीट करते रहते हैं बेस सीक्वेंस इनके, और उसके बीच में गैप होता है। तो जैसे ही अगर आप इसको चौड़ा करके अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक बना और इसके बीच में यहाँ पे एक स्पेस आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसर डीएनए सेगमेंट्स, और ये यहीं पे काम करता है, स्पेसर डीएनए सेगमेंट्स। मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है जीनोमिक डीएनए, और यहाँ पे ये स्पेसर सेगमेंट होता है, ये टारगेट सीक्वेंस होता है, और यहीं पे Cas9 जो प्रोटीन है आपका एक्टिवेट होता है बेस पेयरिंग को मैच, डीएनए की बेस पेयरिंग को मैच करने के बाद, राइट।
तो स्पेशल डीएनए पे ये काम करता है, सेगमेंट्स पे काम करता है। इसके बाद इट लोकेट्स स्पेसिफिक एरियाज इन द जेनेटिक सीक्वेंस which has been diagnosed to be the cause of the problem, cut it out and replace it with a new and correct sequence that no longer causes the problem. तो कट आउट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं जहां पे प्रॉब्लम दिख रही है, और इसी को कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। यहां आप देख सकते हैं हाउ टू यूज जेनेटिक सीजर। तो ये जो कट आउट किया जाता है दैट इज एन एंजाइम जिसके जरिए ये एडिट किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। आपने कई जगह पढ़ा होगा, Cas9 को कहा जाता है। इसके बाद Cas9 प्रोटीन इज एन एंजाइम विच यूजेस सिंथेटिक गाइड आरएनए। ऑब्वियसली वो एक्टिवेट तब होगा जब वो बेस पेयर उनका जब मैच होगा डीएनए का, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो आरएनए की जो रेप्लिका बनाई थी बैक्टीरिया ने और अपने डीएनए आर्काइव में उसको सेव कर लिया था, तो उसी का यूज करके ये एक्टिवेट होता है। टू इंट्रोड्यूस अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक एट स्पेसिफिक लोकेशन विद द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, it is a system used by bacterial cells to recognize and destroy viral DNA as a form of adaptive immunity. CRISPR scans the genome looking for right location and then use the Cas9 protein as a molecular scissors, यहाँ ध्यान रखिएगा, as a molecular scissors to snip through the DNA। तो Cas9 ही वही molecular scissors के तौर पे काम करता है, बेसिकली एक एंजाइम है, और वही जो है एडिट करने का काम करता है। और जो लोकेशन है वो कौन बताता है? CRISPR बताता है। और बेसिक बात क्या है कि इसमें ये पता चला है कि जो क्रिस्पर है ना वो प्रोग्रामेबल है। तो जैसे ही ये साइंटिस्टों को पता चला, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता चला कि ये प्रोग्रामेबल है, तो फिर तो हम इसे बस खाली हमें तो क्या कहते हैं क्रिस्पर को प्रोग्राम के फीड करना है और Cas9 को एक्टिवेट करना है, बस फिर तो ये अपने आप काम करना शुरू कर देगा, राइट। इसके बाद Cas9 एंडोन्यूक्लियस गाइड्स आरएनए टू डायरेक्ट इट टू पर्टिकुलर सीक्वेंस टू बी एडिटेड। Cas9 ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे काम करता है। When Cas9 cuts the target sequence, the seller repairs the damage by replacing the original sequence with an altered version. This gene editing method is cheap, सस्ता है, quick, काफी तेज है, easy, आसान है। इसके बाद safer and more accurate to use because it relies on RNA DNA base pairing, वो जो मैच करते हैं 100% मैच होने के बाद जब Cas9 आपका एक्टिवेट हो जाता है, rather than protein engineering that bind particular DNA sequence। तो ये भी आप याद रखिएगा, प्रोटीन इंजीनियरिंग का इसमें कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका काम है? आरएनए डीएनए बेस पेयरिंग का काम है। दिस मेथड हैज रिमार्केबल एफिशिएंसी एज द एंटायर प्रोसेस इज प्रोग्रामेबल, ये मैं आपको बता चुका हूं। अ लॉट ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर्स कैन बी क्योर्ड इंक्लूडिंग कैंसर, कैंसर थेरेपी में काम आता है। जीन्स ऑफ प्लांट्स कैन बी एडिटेड टू मेक देम विथस्टैंड अगेंस्ट पेस्ट और इंप्रूव देयर टॉलरेंस टू ड्रॉट और एनी अदर क्लाइमेटिक नेचुरल इफेक्ट। तो ये प्लांट्स में भी मदद करता है। तो ये इसके हैं प्रोस, ये इसका है पॉजिटिव साइड। अब हम इसके चलते हैं इसके नेगेटिव साइड पे कि इसके साथ इश्यूज क्या हैं। सबसे पहला इशू ये है कि ये जो है ये एक रिस्की ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की अवधारणा को पैदा कर रहा है। मतलब आप चीजें नेचुरली नहीं कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल की ओर जा रहे हो। तो एक मतलब कि जो ह्यूमन लाइफ है वो रिस्क में आ सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली आप कुछ भी अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो आर्टिफिशियल ही है, वो नेचुरल तो है नहीं, नेचुरल सिलेक्शन से तो वो है नहीं। लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड सेफ्टी कॉन्सिक्वेंसेस की आपने ये कर दिया, मान लीजिए किसी का जीन एडिट कर दिया गया, तो उसका लॉन्ग टर्म हेल्थ क्या रहेगा, उसकी सेफ्टी का क्या रहेगा, वो कैसे उसकी आगे की लाइफ चलेगी, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अनइंटेंशनल एडिट्स टू द जीनोम दैट इज ऑफ टारगेट म्यूटेशंस। अब अनइंटेंशनली कोई इसको एडिट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ है नहीं लेकिन फिर भी कर दो एडिट, अच्छा नहीं लग रहा कर दो एडिट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अल्टरिंग one gene could have unforeseen and widespread effects on the other parts of genome। आपने मान लीजिए वो जो स्पेसर था सेगमेंट डीएनए का, उसमें आपने कुछ एडिट किया, तो वो जो लंबी सी चेन जो चलती हुई आ रही है डीएनए की, तो क्या वो दूसरे पार्ट पे इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। उसके बाद अल्टरेशन इन जीनोम कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल, अनएथिकल माना जा रहा है, और इसके लेके कोई भी रेगुलेशंस नहीं है वर्ल्ड में बनी हुई, कोई भी पॉलिसी नहीं है बनी हुई, कोई लॉ नहीं बना हुआ है, तो अनएथिकल ये एक तरीके से अभी तक माना जा रहा है। इट विल बिकम अ टूल फॉर सेलेक्टिंग डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस एंड अट्रैक्टिवनेस। अब मान लीजिए कि डिजाइनर बेबी चाइना में एक निकाला गया था कि चाइना के साइंटिस्टों ने क्लेम किया था कि वो क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने डिजाइनर बेबी पे काम करना शुरू कर दिया। तो अब उसमें क्या है कि जैसे ही आप अगर ये जीन्स की एडिट करना शुरू कर दोगे तो फिर पेरेंट्स आके बोलेंगे नहीं हमारे बच्चे का रंग तो हमें ऐसा चाहिए, हमें थोड़ा सा वो इतना लंबा हाइट का चाहिए। मतलब ये सारी जो चीजें हैं कि उसका इंटेलिजेंस, उसका दिमाग बहुत अच्छा हाईफाई होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ये जो सारी चीजें हैं ये फिर
ये जो टेक्नोलॉजी है ये इन सेलेक्टिव चीजों के लिए काम में आ जाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। दिस टेक्नोलॉजी इफ यूज्ड इन नेगेटिव वे देन इट हैज द पोटेंशियल टू बी कॉल्ड एज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अगर गलत हाथों में टेक्नोलॉजी चली गई तो गलत गलत तरीकों से बंदों को एडिट करके, उनके जीन्स को एडिट करके उनको अलग ही गलत वे में प्रोग्रामेबल किया जाएगा, राइट। इट कुड ऑल्सो लीड टू मैन्युफैक्चर ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स in the face of human and their manufacturers would be called as bioterrorist। और उनको फिर क्या बोला जाएगा, और एक नया टर्म हम इजाद करेंगे that is called as bioterrorist। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। These are the cons related to CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। ये मैं डायग्राम आपको समझा चुका हूं। ये हैं दो साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के लिए इस बार, नाम याद रखिएगा आप। और ये वो बढ़िया सा इन्फोग्राफिक है कि कैसे ये काम करता है। भी मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रोग्राम डीएनए 4 स्टेप्स का है बेसिकली। Cas9 प्रोटीन आरएनए के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो कट आउट करते हैं। बेसिकली Cas9 ही वो एंजाइम है, वो सीजर है मॉलिक्यूलर जो कट आउट करता है। कट आउट करने के बाद फिर एक प्रोग्राम डीएनए को इसमें इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो वायरस आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज बैक्टीरियोफेज वायरस। अब ये क्या करेगा देखिएगा ध्यान से आप। ये उसकी सीक्वेंसिंग गई, ये डीएनए उसकी जेनेटिक कोडिंग है, रिपीटिंग सीक्वेंस होता है बेसिकली, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया था मैंने, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, राइट। ये आरएनए आ गया, उसके साथ ये गाइड, और फिर Cas9 एक्टिवेट, राइट। और वो वहां पे जाके उसे एक पर्टिकुलर स्पेसर सेगमेंट में उसको फिट करके फिर वहां से इसे कट आउट कर देगा। कौन कट आउट कर देगा? Cas9, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आरएनए सिस्टम और बहुत सारी चीजों पे ये एप्लीकेबल। ये आप देख सकते हैं ह्यूमंस में भी इसका एक्सपेरिमेंटेशन, उनके जीन्स को एडिट करके, लेकिन इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा पता नहीं। एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इन पे भी इसका यूज किया जा सकता है, राइट। प्लांट्स पे किया जा सकता है ताकि वो पेस्ट के खिलाफ खड़े रह सके, अपनी ग्रोथ को बरकरार रख सके। दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और ह्यूमंस पे तो किया ही जा सकता है, जो कि एक रिस्की काम है, राइट। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, CRISPR-Cas9 से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। व्हाट इज द Cas9 प्रोटीन ऑफन मेंशन इन द न्यूज। ये डायरेक्ट यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीएससी ने डायरेक्ट ऐसा का ऐसा सवाल पूछा था। व्हाट इज द Cas9 प्रोटीन ऑफन मेंशन इन द न्यूज। 4 ऑप्शन है। अब आप बिल्कुल आसानी से इसको बता पाएंगे कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज टारगेटेड जीन एडिटिंग, राइट। क्लियर। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी को हमने बिल्कुल डीप में, बारीकी में जानने की पूरी कोशिश की। आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत सारे वंडरफुल और बहुत सारे एक्साइटिंग सेशंस में आपके लिए लेके आता रहूंगा। सम वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टिल देन कीप वॉचिंग अस। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मेरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्ते, जय हिंद।